दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रवाह क्या है, इसके अलावा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमुख प्रमाण कौन से हैं, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से हुआ है, साथ ही प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है और इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। दोस्तों पिछले अध्याय में आपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में यानी भूगर्भ के बारे में पढ़ा है और आप दुनिया के मानचित्र को भी जानते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं, यानी 3/4 भाग पर महासागरों का विस्तार है। महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति जो है हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि आने वाले समय में भी जो महाद्वीप और महासागरों की स्थिति है वो आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न ये है कि पुरा काल में या प्राचीन काल में ये कैसे थे, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, और यदि यह सच है कि महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ है और हो भी रहा है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जान पाते हैं। उन्होंने इन महाद्वीपों और महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा, आज की वीडियो में हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। दोस्तों अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक जो है सममित यानी समानता पाई जाती है, और इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तर अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया। और विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया, और एंटेनियो प्लेरिनी ने दोस्तों ये बताया कि मानचित्र के माध्यम से कि तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया, और ये सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है दोस्तों, ये इस जो है इसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है वो प्रमाणीकरण भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है इसकी आधारभूत संकल्पना ये थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे, और वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया था। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, और विशाल महासागर को उन्होंने पैंथालसा का नाम दिया था, जिसका अर्थ है जल ही जल। दोस्तों वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ साल पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लारेशिया और गोंडवाना लैंड में क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में, यानी उत्तरी भूखंड जो पैंजिया था उसका उत्तरी भूखंड लारेशिया बना और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना। इसके बाद लारेशिया और गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे छोटे हिस्सों में बट गए और जो आज के महाद्वीपों के रूप हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, इनमें से हम कुछ प्रमाणों को देखेंगे। दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो है इसके पक्ष में जो प्रमाण हैं उनमें सबसे पहला है महाद्वीपों में समानता। दोस्तों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ था, और साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। दूसरा जो
कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थियरी है दोस्तों। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थियरी का जो दूसरा प्रमाण है कि वो महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। दोस्तों आधुनिक समय में जो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण की प्रणाली विकसित की गई है, उससे महासागरों के पार महाद्वीपीय के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ साल पहले प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं और इससे ये पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रमाण टिलाइट है। दोस्तों टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से बनती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं और गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो लंबे समय तक हिमावरण और हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। दोस्तों गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की ये समानता बताती है कि स्थल खंडों के इतिहास में समानता रही है और हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो प्रमाण है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का, वो है प्लेसर निक्षेप। तो दोस्तों घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त शिराएं यानी गोल्ड बियरिंग विंस जो हैं ये ब्राज़ील में पाई जाती हैं और ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जीवाश्मों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करता है। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल और स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं होती हैं। दोस्तों लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। और मेसोसारस, दोस्तों मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील के इरावर शैल समूह में मिलते हैं और ये दोनों आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। तो ये सारी चीज़ें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण जो हैं साधन या कारक हैं। आइए जानते हैं प्रवाह संबंधी बल यानी ड्रिफ्टिंग के लिए जो बल लगता था वो किस प्रकार से है। दोस्तों वेगनर ने अपने शोध पत्र में ये दिखाया कि महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे। एक था पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और दूसरा था ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स। तो ध्रुवीय फ्लीइंग बल जो था पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं बल्कि भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह है ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से जुड़ा हुआ है और इससे महासागरों में ज्वार पैदा होता है। वेगनर ने माना कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए और बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ बल और लगे होंगे महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण संवहन धारा सिद्धांत है। दोस्तों 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की थी और ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंडल भाग में उत्पन्न होती हैं। होम्स यानी आर्थर होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। दोस्तों दूसरा सिद्धांत है महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण यानी मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर।
दोस्तों महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध ये स्पष्ट करता है कि महासागरों का जो नीचे का भाग है, अधः स्थल है, एक विस्तृत मैदान नहीं बल्कि उसमें भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधःस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और ये दिखाया कि अधः स्थलों में जलमग्न पर्वतीय कटक और गहरी खाइयाँ हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई और महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण यानी डेटिंग ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। तो दोस्तों महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यहाँ पर देखिए ओशियन फ्लोर जो है तो ये उच्चतम पर्वत है और ये समुद्र का तल है। महाद्वीपीय शेल्फ है, ये महाद्वीप हैं। औसत गहराई ये देखिए महासागरीय बेसिन सतह है और गंभीरतम महासागर हैं। तो ये महाद्वीपीय ढाल को ये दिखाता है और समुद्र तल है दोस्तों। तो ये देखिए औसत ऊंचाई जो है ये समुद्र तल की औसत ऊंचाई है और प्रत्येक तल से ऊंचा संचयी क्षेत्र किस प्रकार से दर्शाया गया है। महासागरीय अधः स्थल की बनावट यानी जो ओशियन फ्लोर है उसका जो बनावट है वो कैसा है। दोस्तों महासागरीय बल्क तल की बनावट से संबंधित जो तथ्य हैं महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझने में सहायक होंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से हैं? महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्री बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स या महाद्वीपीय सीमा क्या है दोस्तों? तो महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग होता है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ आदि शामिल हैं। दोस्तों महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा वितलीय मैदान या एबिशल प्लेन्स हैं। दोस्तों ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों के मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र हैं जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। दूसरा या तीसरा मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशियन रिज जो हैं, एक मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है और इनके बीच या मध्यवर्ती भाग में जो द्रोणी होती है वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है दोस्तों। और देखिए भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण भी बहुत महत्वपूर्ण है इनको समझने के लिए। दोस्तों भूकंपीय गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तटरेखा के लगभग समांतर बिंदु रेखा देखेंगे। ये आगे हिंद महासागर तक जाती है और भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये 2 भागों में बट जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है, दूसरी म्यांमार से होते हुए न्यू गिनी पर एक ऐसी रेखा से मिल जाती है। दोस्तों यहाँ आप पाएंगे कि जो बिंदु रेखा है ये मध्य महासागरीय कटक के समरूप है और भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला या सैडेड बेल्ट होता है। ये माध्यम से दिखाया गया है कि छायांकित मेखला के माध्यम से अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के ओर प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है और सामान्य रूप से देखा जाए तो मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी का मानचित्रण जो होता है उसके अनुसार प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसको रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि मेखला भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरह ज्वालामुखियों का वितरण दिया गया है, कैसे जो है ज्वालामुखी का वितरण यहाँ से ऐसे होते हुए 2 भागों में बटा है, फिर म्यांमार होते हुए इधर से निकल गई है।
ज्वालामुखी पर्वतमालाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। हवाई द्वीप पे भी ज्वालामुखी है। और जो प्रशांत महासागर की ये जो पेटी दिखाई गई है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ज्वालामुखियों का वितरण है। जो चौकोर क्षेत्र वाले हैं ये गंभीर भूकंप क्षेत्र हैं, और छिछले भूकंप उद्गम केंद्र जो हैं ये जो डॉटेड हैं ये छिछले भूकंप उद्गम केंद्र हैं, और डार्क वाले ये गहरे भूकंप के उद्गम केंद्र हैं। इसके अलावा बड़े वाले ये तप्त स्थलों के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। आइए जानते हैं सागरी अधः स्थल का विस्तार। दोस्तों जो है प्रवाह के उपरांत क्या हुआ कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों का पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने कुछ तथ्यों को उजागर किया। पहली बात ये कि ये देखा गया मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। दूसरी चीज़ ये कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाले चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। सागरीय महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है, और ये चट्टानें नवीनतम हैं। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। तीसरी बात ये कि महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं, और महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से पुरानी नहीं हैं। चौथी बात यह कि गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान हैं। दोस्तों इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस एक वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागरीय अधःस्थल विस्तार से नाम से जाना जाता है। हेस ने ये परिकल्पना की कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्बोधन से जो है महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ। नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, और इस प्रकार महासागरीय अधःस्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी की प्रेक्षण की बात कही। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है, और सागरीय तल के विस्तार की मूलभूत संकल्पना यहाँ पर आइए देखते हैं इस चित्र में दिखाया गया है। तो महासागरों और महाद्वीपों के वितरण में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सागरीय अधःस्थल का विस्तार होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिसारी सीमा प्लेट है, अपसारी सीमा प्लेट है, रूपांतर प्लेट है, और महासागरीय विस्तारित कटक है, ये स्थल मंडल है, और ये महासागरीय पटल है। तो देखिए महासागरीय रिफ्ट क्षेत्र ये तरुण सीमा है कि कैसे इनका प्रसार होता है या इनका परिवर्धन होता है, ये महासागरीय पटल को दिखाता है, और ये सब कंडक्टिंग प्लेट को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो हेस ने महासागरीय अधःस्थल के विस्तार की बात कही थी वो भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले 5,454 लाख वर्षों में महासागरों की गति किस प्रकार से हुई है। तो 54 लाख वर्ष पूर्व देखिए ये महासागर जो हैं किस प्रकार से, यहाँ पर अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर, इसके अलावा देखिए ये अंटार्कटिका है यहाँ पर स्थित है, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर है, और 5वें नंबर पे भारत की स्थिति यहाँ पर है, 6वें नंबर पे चीन जो है दोस्तों इधर है, और 7वें नंबर पर उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, और 8वें नंबर पर दक्षिणी जो है, 8वें नंबर पर देखिए यूरोप, और 10वें पर साइबेरिया है। तो इसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हुआ 4200 लाख वर्ष पूर्व, फिर 1200 लाख वर्ष पहले। इसके अलावा वर्तमान में ये स्थिति जो हम वर्तमान में इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अफ्रीका यहाँ पर आ गया है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा
ऑस्ट्रेलिया और इनका जो है बदलाव अलग अलग हो गया है, भारत यहाँ पर है। तो किस तरह से भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति रही है, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के बारे में। दोस्तों सागरी तल विस्तारण अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसको कि प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया है। प्लेट एक विवर्तनिक प्लेट, जिसको कि लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है। ये महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनता है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है और स्थल मंडलों में जो परपटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, इसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपी भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। और एक प्लेट को महाद्वीपी या महासागरी प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप में है। उदाहरण में प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 प्लेटों, बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। नवीन बलित पर्वत, श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को संकेतित करते हैं। ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं उनको आइए देखते हैं। पहला अंटार्कटिक प्लेट है, जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट शामिल है। दूसरी बड़ी प्लेट उत्तर अमेरिकी प्लेट है, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल शामिल है और दक्षिण अमेरिकन प्लेट और कैरोबियन द्वीप इस सीमा का निर्धारण करते हैं। तीसरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट है। पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है। छठवां जो है दोस्तों अफ्रीकी प्लेट है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल भी शामिल है। सातवां प्लेट यूरेशियाई प्लेट है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर। इसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें, जिसमें कोकोस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। नजका प्लेट ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग शामिल है। फिलीपीन प्लेट ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच है। कैरोबियन प्लेट ये न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच है। और फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं, यानी लगातार चलायमान हैं। वेगनर की जो संकल्पना है वो केवल ये मानता है कि महाद्वीप गतिमान है, ये सही नहीं है। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है और प्लेट चलायमान है, ऐसा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कहा गया है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही हैं और भविष्य में भी गतिमान रहेंगी। विभिन्न कालों में महाद्वीपों की जो स्थिति को आपने देखा है, वो वेगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप, जो कि पैंजिया के रूप में विद्यमान था। बाद की खोजों में ये स्पष्ट हुआ कि महाद्वीपीय पिंड जो हैं वो प्लेट के ऊपर स्थित हैं और भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे। पैंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण यानी गतियों से बना था, जो कभी एक या दूसरी प्लेट के हिस्से थे। दोस्तों पैलियोमैग्नेटिक यानी पूरा चुंबकीय आंकड़ों के अनुसार वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप यानी प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर हुई है। आइए देख लेते हैं जो संसार की सबसे बड़ी और छोटी प्लेटों का वितरण। यहाँ पर दोस्तों हमने अभी अध्ययन किया है, उसको मानचित्र रूप में देखें तो ये पहली प्लेट है, बड़ी प्लेट अंटार्कटिक प्लेट है। दूसरी प्लेट जो है दोस्तों ये देखिए उत्तर अमेरिकी प्लेट है। तीसरी प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। चौथी जो है ये कैरोलिन प्लेट है और पांचवी प्लेट जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। छठवां जो है ये अफ्रीकी प्लेट है। इसके अलावा दोस्तों सातवां यूरेशियाई प्लेट है और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं।
तो देखिए किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने ये दर्शाया कि जो महाद्वीप हैं वो प्लेटों पर स्थित हैं और उसमें लगातार जो है गति होती रहती है। दोस्तों प्लेट संचरण के कारण किस प्रकार की गतियां होती हैं और कौन सी सीमाएं बनती हैं। तो प्लेट संचरण के कारण या उसके परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं। एक तो अपसारी सीमा बनती है, एक अभिसरण सीमा बनती है और एक रूपांतरण सीमा बनती है। अपसारी सीमा क्या है? तो दोस्तों जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपटी का निर्माण होता है, उनको अपसारी प्लेट कहा जाता है। वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें और यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। अपसारी सीमा के बाद दूसरा है अभिसरण सीमा। दोस्तों जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह अभिसरण सीमा कहलाती है, और वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे सबडक्शन जोन यानी प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण, देखिए महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच हो सकता है, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच हो सकता है या फिर 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच हो सकता है। इसके अलावा रूपांतर सीमा क्या है? दोस्तों जहां न तो नई परपटी का निर्माण होता है न ही परपटी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं और ट्रांसफार्म प्लांट यानी रूपांतर भ्रंश में 2 प्लेटें अलग अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। कटकों के सिर पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है और ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं, और इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है। तो सामान्य और उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक हुई हैं। प्रवाह की ये दरें बहुत अलग हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उपहार जो चिली में 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह की दर सर्वाधिक है जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल कौन से हैं? दोस्तों जिस समय वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों को विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि महासागरीय अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी के जो धरातल और भूगर्भ दोनों ही स्थिर नहीं हैं बल्कि गतिमान हैं। प्लेट विचरण कहती है और प्लेट विचरण करती है यानी ये चलती है, अकाट्य तथ्य है, और ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है। यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि जो कन्वेक्शन फ्लो होता है, वैज्ञानिक इसको संवहन प्रवाह कहते हैं, और पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं। एक तो रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय होता है और अवशिष्ट ताप। आर्थर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया और जिसे बाद में हैरी हेस की सागरी तल विस्तार अवधारणा को प्रभावित किया। और दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल हैं जो प्लेट को प्रभावित करते हैं। भारतीय प्लेट का संचलन। दोस्तों हमको भारतीय प्लेट का प्रवाह दर जानने से पहले आइए विभिन्न कालों में देख लेते हैं। यूरेशियाई प्लेट है और वर्तमान भारत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आरंभिक भारत का जो स्वरूप है 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसे रहा होगा। 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस प्रकार से है। देखिए हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है। इसके बाद 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत यहाँ पर आया। 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो है और नीचे स्थिति में था। फिर वर्तमान भारत अपने
वर्तमान स्थिति पर इस प्रकार से है। दोस्तों, आरंभिक भारत या भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला जो सबडक्शन जोन है इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। ये महाद्वीपीय अभिसरण यानी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के रूप में है, यानी दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। यह पूर्वी दिशा में म्यांमार के राकी न्योम्या पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है और इसकी पूर्वी सीमा एक स्प्रेडिंग तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरथर श्रेणियों का अनुसरण करती है। दोस्तों, आगे मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तारण तरल है उसमें जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है जो कि एक डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा है। ये लगभग पूरब और पश्चिम दिशा से होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। दोस्तों, भारत जो है वो एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ साल पहले टेथिस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था और ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पैंजिया विभक्त हुआ तो भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना प्रारंभ किया और लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारत की स्थिति जो है हमने देखा है और कैसे ये पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट की स्थिति यहाँ से 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। दोस्तों, इन दो प्रमुख प्लेटों को टेथिस सागर अलग करता था और तिब्बती खंड एशियाई स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाहमान होने के दौरान एक घटना घटी थी, वह थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होना और ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक लंबे समय तक यह जारी रहा और दोस्तों तब आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह उपमहाद्वीप भी भूमध्य रेखा के निकट था लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले और उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें आपने जाना महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, इसके पक्ष में जो प्रमाण दिए जा सकते हैं उसके बारे में आपने जाना, भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण किस प्रकार से है और प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।